अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। बल्कि गुड मॉर्निंग कहना चाहिए क्योंकि ये वीडियो मैं सुबह-सुबह लगा रही हूं तो गुड मॉर्निंग कह लेती हूँ ना। सब लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाएँगे कि जी गुड इवनिंग कह रही थी आप जबकि था मॉर्निंग। लेकिन ख़ैर मैं आप लोगों को सबसे पहले जी ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि सब जानते हैं आज ईद का दिन है। वैसे तो ख़ैर ये ज़रा खौफ़नाक किस्म की ईद है। इसमें जो है वो आप जानते हैं कि किस तरह से जानवर जो हैं बेचारे उनके ऊपर छुरियाँ फेरी जाती हैं। ख़ैर मैं तो ऐसा नहीं करती और कई साल से मैं तो बिल्कुल जी कुर्बानी उस किस्म की नहीं करती जो कि नॉर्मली इस ईद में की जाती है कि कोई बकरा ले लिया, कोई दुम्बा ले लिया या कोई और जानवर ले लिया और फिर उसकी गर्दन पे छुरी फेर दी और उसको पका के खा गए। और बस इस किस्म का तो जी वो मैं नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बचपन से ही इस तरह की चीज़ों से थोड़ी-सी उलझन होती है। और जैसे कि एक बार मैंने बताया भी था शायद कि मैंने ऊँट की कुर्बानी देखी थी जब मैं छोटी-सी थी और कराची में थी। तो मैं वहाँ पर जब ऊँट बेचारे को जो है उसकी कुर्बानी की जाने लगी तो जो खून निकला उसकी गर्दन में से वो देखकर तो मैं बेहोश होके गिर गई थी। और फिर मुझे उठाकर मेरे घर जो है पहुँचा दिया गया कि जी ये रख लीजिए, ये वहाँ पे गिर के बेहोश हो गई थी। तो मैं जी तब से जो है वो मैंने तो तौबा की है और मैं तो ना बाहर 3 दिन निकलती हूँ ताकि मुझे बिल्कुल ना देखना पड़े। इस वक़्त भी मेरे घर के आस-पास से बेचारे बकरों की आवाज़ें आ रही हैं जो चिल्ला रहे हैं और बेचारे पता नहीं क्या दुहाइयाँ दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को ये लगता है कि शायद कुर्बानी का मतलब यही है कि आप जो है वो किसी न किसी जानवर को लाकर और उस बेचारे की जान ले लें। मेरे ख़्याल से कुर्बानी का मतलब तो ये होता है कि आपको कोई चीज़ प्यारी हो और आप उसको किसी और को दे दें। चाहे वो आपका पैसा ही क्यों ना हो। जैसे कि मैं ज़्यादातर ये करती हूँ हर साल कि कुछ पैसे निकाल कर रखती हूँ, उससे मैं खुद भी शॉपिंग कर सकती हूँ, ड्रेसेस भी ले सकती हूँ, कुछ भी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती और मैं वो पैसे किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ जिसको घर में ज़रूरत हो, राशन की ज़रूरत हो या हाउस रेंट की ज़रूरत हो, मेडिकल में, एजुकेशन में, किसी भी चीज़ में ज़रूरत हो, तो वो पैसे मैं वहाँ दे देती हूँ। बहुत लोग मुझे बुरा-भला कहते हैं, बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, कहते हैं, "भई ये क्या बात हुई? ईद पर तो जानवर की कुर्बानी की जाती है और तुम नहीं करती हो।" लेकिन ना मैं कुर्बानी करती हूँ और ना ही किसी को कुर्बानी का गोश्त लेकर अपने घर में आने देती हूँ कि जी यहाँ आपने बिल्कुल नहीं आना और अपने पास ही रखिए, जो करना है कीजिए, हमारे साथ कोई लेना-देना नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं वो जो पैसे होते हैं हर साल मैं निकाल कर उन पैसों को कहीं न कहीं दे देती हूँ, ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को जो कहीं मज़दूरी कर रहे होते हैं, सड़क के किनारे अक्सर इस्लामाबाद में दिख जाते हैं बैठे हुए, परेशान हाल लोग, उनकी मदद कर देती हूँ। अब इसके ऊपर अगर किसी ने मेरे ऊपर भाषण देना है कि जी मैं बहुत गलत काम कर रही हूँ, तो दे सकते हैं क्योंकि मेरी मर्ज़ी, मैं नहीं करती। बहरहाल लेकिन हमने जी आपको दिखाना था कि थोड़ा-सा बताते हैं कि जी यहाँ पर कुछ शॉपिंग मॉल्स भी हैं इस्लामाबाद में और वहाँ पर ईद की तैयारियाँ कुछ चल रही थी। मैंने विज़िट किया था और वहाँ पर जो है वो कुछ मेहंदी वग़ैरह भी लग रही थी, कुछ और जो थे लोग काफ़ी थे, काफ़ी ज़्यादा रश था। तो हमने सोचा थोड़ा-सा आपको हम वो भी दिखा दें ताकि इस्लामाबाद की भी थोड़ी-सी सैर हो जाए आप लोगों की। जी, ये है सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद और रात के वक़्त आपने देखा कि बड़ा रश लगा हुआ था, बहुत गाड़ियाँ थी, लेकिन अंदर का भी हाल दिखा देते हैं। जी, ये सेंटोरस मॉल अंदर कल रात को लोग मेहंदी लगवा रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे जो मेहंदी लगा रहे थे और बहुत से ऐसे थे जो मेहंदी लगवा रहे थे। लेकिन साथ-साथ चूड़ियों के भी स्टॉल थे।
जी हाँ, तो ये स्टॉल्स मैंने आपको दिखाए जो कि सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद में कल रात को यानी ईद की जो तैयारियां हो रही थी कल और परसों रात को, वो हमने आपको दिखाई। लेकिन साथ-साथ हम आपको ये भी बता दें कि बारिशें हुई हैं, 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिशें हुई इस्लामाबाद में भी, लाहौर में, कराची में, हर जगह ही। और उसके बाद लाहौर की अगर हम बात करें जहाँ पर किसी ज़माने में नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट रही है, उसके अलावा लास्ट जो थी वो उस्मान बुज़दार, इमरान खान साहब के फेवरेट चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब ने भी लाहौर में काफ़ी टाइम जो है एज़ अ चीफ मिनिस्टर काम किया। तो क्या काम किया? वो हमें आपको एक कुछ क्लिप दिखाते हैं, उससे आपको अंदाज़ा होगा। जी, ये आज़मू काज़मी साहब के चैनल के लिए रिपोर्टिंग हो रही है। ये हम इस वक्त आप देख सकते हैं कहाँ ई लाइब्रेरी लाहौर लिखा है, कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर हैं। ये जो पानी खड़ा हुआ है ये उस तरह की निशानी है जो यहाँ पे 35 साल शरीफ बरदरान ने और उसके बाद मुशर्रफ दौर में और उसके दौरान 3 साल उस्मान बुज़दार इमरान खान साहब के दौर में हुई है। ये देखिए, ये उसकी सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है उस तरक्की की। आप पानी के लेवल देख सकते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि गाड़ियां कैसे सबमर्ज हैं इसके अंदर। जी हाँ, ये काम किया था जी उस्मान बुज़दार साहब ने, लेकिन यही एक वीडियो नहीं है, हम आपको मज़ीद वीडियो दिखाते हैं। जी, और ना सिर्फ ये बल्कि ये भी। ये देखें जी, इस समुंदर से हम क्रॉस कर रहे हैं। ये कदाफी स्टेडियम के बाहर है। ये देखें जी गाड़ियां जो उनसे, ये आरजू काज़मी चैनल के लिए रिपोर्टिंग हो रही है। थैंक यू सो मच जी। ये डॉक्टर अजहर असलम ने रिपोर्टिंग की है और डॉक्टर साहब लाहौर गए हुए थे और उन्होंने मुझे ये वीडियोस बना के भेजी हैं और थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने ये वीडियोस भेजी और हमें अंदाज़ा हुआ कि लाहौर में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट का काम किया है जो पिछली गवर्नमेंट गई है उस्मान बुज़दार साहब की। और उसका सबूत जो है वो आपने इन वीडियोस में हम तक पहुंचाया, जिसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम जी चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ और हम आपको ये बताते चलें कि कहा यह जा रहा है कि जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे इमरान खान साहब आजकल बड़े डिप्रेशन में हैं और काफ़ी ज़्यादा वो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। और हम यकीनन दुआ करेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी तबीयत ठीक रहे, इतना ज़्यादा डिप्रेशन ना लें खान साहब। यहाँ तो म्यूजिकल चेयर चलती ही रहती है, आपसे पहले भी और आपके बाद भी। तो यही कुछ होता था और यही कुछ हो रहा है, इसलिए आप इतना ज़्यादा डिप्रेशन ना लें। न जाने आपको किसने ये घोल के पिला दिया था कि आपको 10 साल के लिए लाया गया है और 10 साल तक आप प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अब ऐसा हुआ कि 10 साल तो क्या, आपको 5 साल भी नहीं मिले और अब आप इतने ज़्यादा डिप्रेस हैं जिसको देखकर पब्लिक काफ़ी परेशान है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है, जो उनके करीबी लोग हैं इमरान खान के, उनका ये भी बताना है कि इमरान खान साहब एंटी डिप्रेशन मेडिसिन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जो यकीनन उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और इमरान खान को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये प्राइम मिनिस्टरशिप तो आनी जानी चीज़ होती है। कल आपके पास थी, कल किसी और के पास होगी और उसके बाद कोई और। तो इसलिए इसकी टेंशन ना ही लें तो अच्छा है। जी हाँ, इमरान खान साहब की आजकल कुछ इसी किस्म की फुटेजेस आती हैं। साथ-साथ इमरान खान का कहना ये भी है कि जी मुझे ज़हर देने का प्रोग्राम है। हैं? ये प्रोग्राम किसने बनाया खान साहब, ज़रा ये भी बता दीजिए। इसलिए कि इमरान खान बहुत टाइम से इस तरह की एलिगेशंस लगा रहे हैं, मगर हम फिर वही कहेंगे कि हम दुआ करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। बहरहाल आज ईद का दिन है और ये मासूम बकरियां जो हैं पता नहीं अब हैं भी या नहीं है,
और क्या सोच रही होंगी। आजकल इसी तरह के जो है लोग बातें कर रहे हैं। साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जी जो 9 मई को इंसिडेंट हुआ था उसके लिए मास्टर माइंड वही हैं जिन्होंने अपने लोगों को फौज के खिलाफ जहन साजी की और इनको कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया तो कल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसी तरीके से खड़ी हो जाएगी। जी हाँ, ये कहना है DGISPR का कि इसके जिम्मेदार वही लोग हैं सबके जो कि जिन्होंने अपने लोगों को सिखाया पढ़ाया और बताया कि जी फौज के खिलाफ खड़ा किया। अब उनका यही कहना है कि जी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 100 से ज्यादा लोग जो है फिलहाल अरेस्ट किए जा चुके हैं सिविलियंस और उनके लिए जी 17 जो है वो कहा गया मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो भी बना दी गई हैं। मगर अभी तक जो ऐलान किया था DGISPR ने जो दावा किया था कि फौजियों को भी निकाला है, फौजियों को भी सजा मिलेगी या फौजियों को जो है जॉब से हटाया गया है। 15 उन्होंने बताए थे जिसमें से 15 में से 7 तो उन्होंने बताया था कि जी ब्रिगेडियर हैं और 3 जो हैं वो भी उनका भी बताया था कि फौज से ही ताल्लुक है। मगर अभी तक ना तो किसी का नाम सामने आया है और ना ही ये बताया गया है कि आखिर कहाँ हैं वो लोग और क्या नाम है। लेकिन सिविलियंस को अलबत्ता बार बार पकड़ा जा रहा है, सिविलियंस को बार बार जेल में बंद किया जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। जी हाँ, ये जो है अली मोहम्मद खान साहब है, इमरान खान साहब की पार्टी के सपोर्टर, इनको 6ठी बार अरेस्ट किया गया है। जी हाँ, ये 6 बार अरेस्ट हो चुके हैं। हर बार इनको छोड़ दिया जाता है, रिहा किया जाता है और बाहर किसी ना किसी दूसरे केस में इनको पकड़ के फिर अंदर कर दिया जाता है और ये बेचारे अभी तक इसी चक्रों में पड़े हुए हैं कि बार बार रिहा होते हैं और बार बार फिर दोबारा उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये तमाशा कब तक चलेगा पता नहीं। इनका नाम आ रहा है, इनकी पिक्चर्स आ रही हैं, दूसरे सिविलियंस के भी नाम आ रहे हैं, पिक्चर्स आ रही हैं, लेकिन DGISPR ने जिन फौजियों का जिक्र किया कि जिनकी लापरवाही की वजह से 9 मई का इंसिडेंट हुआ, उनके तो ना नाम बताए गए हैं और ना ही पिक्चर्स हैं, जिसका हम बार बार कह रहे हैं कि सर पिक्चर्स दे दीजिए, सर नाम बता दीजिए, तभी कोई यकीन करेगा। ऐसे तो सर कोई नहीं मानेगा। सर मैं नहीं मान रही, किसी और ने क्या मानना है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि सर जल्दी जो है वो नाम और पिक्चर्स जो है वो उन फौजियों की बता देंगे जिनको के जॉब से निकाला गया बकौल उनके। वैसे कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, DGISPR ऐसे फेंक रहे थे। ये मैं नहीं कह रही सर, ये मुझे किसी ने बताया, इन लोगों ने जो यहाँ खड़ी है ना मेरी टीम, इन लोगों ने बताया कि इनको किसी ने कहा कि जी सर आप ऐसे ही मतलब बेपर की उड़ा रहे थे और आपने अपने फौजियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन सर अगर की है तो दिखा देना, उसमें छुपाने की क्या बात है। आप सीधे सीधे नाम और पिक्चर्स ले आइए और दिखाइए उनको भी कि जी उनको भी अरेस्ट किया गया है, वो भी जेल में ऐसे ही बैठे हैं जैसे अली मोहम्मद खान साहब बैठे हैं, तो इसी तरीके से उन लोगों को भी बैठा हुआ दिखा दीजिए, तो सर हम बिलीव कर लेंगे। मगर सर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो सर क्या करें ना सर, फिर दिल नहीं मानता सर, बस क्या करें। आपकी आपकी सुनी सुनाई बातों के ऊपर सर लोग पब्लिक यकीन नहीं कर रही है। बहरहाल हम चलते हैं आगे। हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं है, छतरी नहीं है, अच्छा छड़ी नहीं है, सॉरी। हाँ जी, हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास फैसलों के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। इनका मतलब है कहने का, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जादू की छड़ी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है और आप हरगिज जो है वो जल्दबाजी में फैसले ना करें, जैसे आप लोगों की आदत है, सालों लगा देते हैं, सालों के सालों लगा देते हैं। तो बिल्कुल वही कीजिए, इसलिए कि आप लोगों को उस चीज की आदत पड़ चुकी है। हम बात करेंगे इंडिया की। राजनाथ सिंह साहब का कहना ये है कि जी हम जब चाहें तब पाकिस्तान से कश्मीर ले लेंगे और इसी तरह की उन्होंने पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर 2-4 स्टेटमेंट दिए हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान में जी बड़ा बुरा बनाया गया है। और हमने कहा भाई ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, कश्मीर तो ये कि पाकिस्तान की शहरग है और हम जाहिर है कि अपनी शहरग तो आपको दे नहीं सकते, तो जाहिर है लाइफ लाइन और शहरग समझ जाइए। तो बहरहाल अब लेकिन राजनाथ सिंह साहब ने स्टेटमेंट दिया है और अब समझ में नहीं आ रहा लोगों के कि ये स्टेटमेंट क्यों आया। बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि क्योंकि भारत में इलेक्शंस आ रहे हैं, इसी वजह से इस तरह की स्टेटमेंट्स भी दी जा रही हैं ताकि माहौल थोड़ा गर्म रहे। हम बात करेंगे जी एक बार फिर पाकिस्तान की। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आपको शॉप्स नजर आ रही हैं, उन शॉप्स को फ्लैग कलर करके जो पेंट किया गया है। कहना यह है कि जी स्वात में लोगों को जबरदस्ती फोर्स किया जाता है, डराया धमकाया जाता है
کہ वो अपने आप को बताएं कि जी उनको पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, पाकिस्तान उनका मुल्क है, और ये साबित करने के लिए उनको अपने घर के जो गेट होते हैं या घर के कोई दरवाजे होते हैं उसको भी लोग जो है पाकिस्तान के फ्लैग से बना देते हैं वहाँ पे, या पेंट करवा देते हैं। और यही हाल मार्केट्स में शॉप्स का है कि जितने भी आपको शटर गिरे हुए नजर आएंगे, तो शॉप्स जब बंद होती हैं और शटर नीचे किया जाता है तो वहां पे अगर कोई चीज पेंट हुई होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैग होता है। लेकिन मैं ये बता दूं कि जी मारपीट के डरा धमका के आप किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते कि वो कंट्री से मोहब्बत करे, या वो ये बताए कि जी उसको अपनी कंट्री से बड़ा प्यार है। मतलब आप अदरवाइज आप लोगों को जो है वो गद्दार या कुछ भी बोल देते हैं, वरना ये कि अगर ऐसा नहीं कहना तो फिर आप फोर्स करते हैं लोगों को कि वो स्वात में और दूसरी जगहों पे गिलगित बल्चिस्तान स्वात वगैरह में कि वो अपने घर और शॉप्स को पाकिस्तान के फ्लैग के कलर से रंग दें, जो कि एक गलत बात है। इस तरह से बाय फोर्स किसी को भी इस तरह तंग नहीं करना चाहिए। हम चलते हैं जी अगली न्यूज़ की तरफ, और अगली न्यूज़ हम आपको बता दें कि जी जिन्ना हाउस पे जो हमला किया गया था उस केस में उमर सरफराज चीमा की जो बेगम है, जो वाइफ है उनकी, उनको भी जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और देखते हैं ये सिलसिला कब तक चलता है, इसलिए कि 9 मई से बाहर आने को कोई तैयार नहीं। इमरान रियाज को रिकवर किया जाए, और ये भी कहा है जी साथ साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कि बड़ी खुशी की बात होगी अगर इमरान रियाज खान इस ईद पर अपने घर वालों के साथ हो। जी हाँ चीफ जस्टिस साहब, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान को रिकवर करना चाहिए और उनको ढूंढ कर उनके घर वालों को वापस करना चाहिए, और ताकि वो ईद पे अपने घर वालों के साथ रहें। लेकिन क्या यही बात आप बलूचिस्तान में और सिंध में जो मिसिंग पर्संस हैं उनके लिए कह सकते हैं? क्या आप उनके लिए खड़े होंगे? क्या आप उनको कहेंगे कि उन लोगों को भी अपने घर पहुंच जाना चाहिए और उन्हें भी अपने घर वालों के साथ ईद मनानी चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बलूचिस्तान के मिसिंग पर्संस के बारे में आप कोई बात नहीं कर रहे, आवाज तक नहीं निकाली जा रही। वो लोग बेचारे बार बार उनके जो घर के लोग हैं बलूचिस्तान में, जो लोग मिसिंग पर्संस हैं, उनके घर के लोग इस्लामाबाद आते हैं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने वो प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, कोई उनकी मदद को नहीं आता। आपका ऑफिस यानी कि आपका जहां पे आप बैठ के सारे फैसले करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी इस्लामाबाद क्लब से थोड़ी ही आगे है, लेकिन ना तो आप वहां जाते हैं, ना आप किसी को वहां भेजते हैं, और ना ही कोई मिनिस्टर लेवल का या कोई इस किस्म के जो सरकारी मुलाजिम है, वो भी वैसे तो खैर आप भी एक तरह के देखा जाए तो सरकारी मुलाजिम ही है, वैसे माइंड ना किएगा, वैसे तो आप अपने आप को जो है वो पाकिस्तान का मालिक मानते हैं। लेकिन आपके यहाँ से या आपके दूसरे जो कोलीग्स हैं उनके यहाँ से या हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, कोई भी जाकर ये पता करने की कोशिश नहीं करता कि वो लोग जो कितने टाइम से जो है वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बैठे हैं, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, भूखे प्यासे, कि कोई उनको एक गिलास पानी दे दे और उनकी थोड़ी सी मदद कर दे, उनको थोड़ा सा हौसला दे दे कि जी आपके घर के लोग जो हमारी ही एजेंसीज उठाकर ले गई हैं, गायब कर दिया है उनको, वो आपको मिल जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं की जाती। लेकिन इमरान रियाज खान, जो कि पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है, जर्नलिस्ट है, तो खैर उसको अक्सर लोग नहीं भी कहते, लेकिन चलें मान लिया कि एक सिटीजन के तौर पर उसको भी जो है वो अदालत के सामने लाना चाहिए, इस तरह से गायब नहीं करना चाहिए, गलत हो रहा है उसके साथ भी। लेकिन आप उसके लिए तो आवाज उठा सकते हैं, लेकिन आप बलूचिस्तान और सिंध में जो मिसिंग पर्सन हैं उनके लिए आप आवाज नहीं उठा रहे, जो कि बड़ा ही अफसोसनाक है। खैर हम बढ़ते हैं आगे। इसाक डार साहब कहते हैं कि जी हम चाहते हैं पाकिस्तान के निज़ाम को सूद से पाक किया जाए। जी हाँ इसाक डार साहब, ये तो आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन बात सारी ये कि जी सूद तो आपको देना है, क्योंकि आप जो कर्जा ले रहे हैं वो सूद पे ही लिया जा रहा है। साथ साथ ये भी बताया गया है कि जी यूएई ने ये भी कहा है पाकिस्तान को कि जी जो एयरपोर्ट्स बच गए हैं आपको, आपके पास, चाइना को वैसे तो आपने बहुत एयरपोर्ट्स दे दिए, लेकिन जो बच गए हैं आपके पास, वो आप यूएई ने कहा है कि हमें दे दीजिए लीज के ऊपर, और इससे जाहिर है कि आपको पैसा मिलेगा और वो फिर अपने हिसाब से एयरपोर्ट्स को चलाएंगे, यानी कि यूएई के लोग जो हैं वो अपने हिसाब से एयरपोर्ट्स को चलाएंगे। तो अब इसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स हैं वो जी यूएई को दे दिए जाएं, यानी कि अब यहाँ तक भी जो है मामला पहुंच चुका है। खैर हम देखते हैं एक वीडियो।
لیکن مجھے اس سے زیادہ خطرہ ہے، اور میں اس لیے بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں. یہ جو انڈیا کا اور اب امریکہ کا جو جوائنٹ ڈیکلریشن آئی ہے اور جو سمجھوتا ہوا ہے ڈیفنس میں، نیوکلیئر میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی میں، یہ اب پاکستان میں بہت آگے ہمارے معاشی حالات بالکل ہی جدھر پہنچ گئے ہیں. اس سے ایک امبیلنس پیدا ہو گیا ہے. آج ہندوستان جس طرح نریندر مودی نے تکبر میں باتیں کی ہیں، آج وہ ہمارے سے اپنے آپ کو بہت طاقتور اب سمجھتے ہیں. اور جب انہوں نے کہا نا کہ اپنے بوجھ میں گر رہا ہے، وہ اپنے بوجھ میں گرنے نہیں دیں گے، وہ گرائیں گے. ہمیشہ جنگیں تب لڑی جاتی ہیں جب ایک فریق سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے سے بہت زیادہ طاقتور ہے. روس جب یوکرین میں گیا تو یوکرین کا نیوکلیئر پروگرام ختم ہو چکا تھا اور روس سمجھتا تھا ان سے بہت بڑا طاقتور ہے. امریکہ عراق میں اور افغانستان میں اس لیے گیا کہ وہ بہت طاقتور تھا ان سے. تو جب ہندوستان یہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ وہ پاکستان سے بڑا طاقتور ہے، ہماری خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے. ملک کو متحد ہونا چاہیے. ملک کو آزاد رکھنے کے لیے قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی یہ تھے عمران خان صاحب جو بھاشن دے رہے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جی پرائم منسٹر مودی نے جو ہے وہ جس طرح سے بات کی امریکہ میں جا کے، تو جی یہ ایک خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی، باقی تو خیر خان صاحب جو کہہ رہے تھے وہ وہی تھا جو وہ ہمیشہ سے کہتے رہے، کوئی نئی بات نہیں تھی. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پی ایم مودی کا نام موڈی ہے کہ مودی ہے، کیونکہ عمران خان تو ہمیشہ کہتے ہیں دیکھیے جی وہ انڈین پرائم منسٹر موڈی جو ہے وہ وہاں گیا. تو جی وہ کوئی مجھے پلیز بتا دے کہ آخر مودی جی کا نام کیا ہے، مودی ہے کہ موڈی ہے کہ کیا ہے، کیونکہ خان صاحب نے تو یہاں سب کو کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے. بہرحال ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد ان کا ایک بڑا سخت قسم کا ان کا لہجہ تھا، اور وہ بہت اسٹرکٹلی بات کر رہے تھے، اور لگ یہ رہا تھا کہ اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے، مگر ایسا ہوا نہیں. الٹا ہوا یہ کہ جی لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ اور ان کے اوپر اسٹیٹمنٹس لگا رہے ہیں، کبھی ویڈیوز لگا رہے ہیں. تو سر بات یہ ہے کہ پبلک ڈری کوئی نہیں رہی آپ سے، تو اب آخری راستہ آپ کے لیے یہی رہ گیا ہے کہ آپ لوگ خود سدھر جائیے، اور جب آپ لوگ سدھر جائیں گے، آپ لوگ انٹرفیئر کرنا بند کر دیں گے پالیٹکس کے اندر، اور آپ عمران خان یا باقی کسی کے طرح کے پروجیکٹس لے کر پاکستان میں نہیں انسٹال کریں گے، تو ساری چیزیں اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائیں گی. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ دے دیجئے تو ہی بہتر ہوگا. یہاں سے ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے. کہ میں جاتے جاتے آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں پچھلے 2-3 دن سے کوئی اے ٹی ایم مشینز کام نہیں کر رہی. عید سے پہلے گورنمنٹ نے جو ہے وہ اے ٹی ایم مشینز کو جو ہے ان کو ایسی تیسی کر دی تھی، تو کسی اے ٹی ایم کی مشین میں پیسے نہیں ہیں تو کسی کی مشین ہی نہیں چل رہی. اور بہت سے لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ جی عید کے لیے ان کو پیسے چاہیے تھے، لیکن جب وہ اے ٹی ایم پر گئے تو اے ٹی ایم مشینز نے کہا کہ ٹاٹا بائے بائے، میں نے تو نہیں چلنا. ہاں جی. اور یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ جی گورنمنٹ نے بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے، گورنمنٹ نے سوچا اچھا ہے مشینز خراب ہو جائیں گی یا روک دی جائیں گی خود سے ہی، تو پھر پبلک جو ہے وہ پیسے نہیں نکال سکے گی، تو فضول کی خرچیاں بھی نہیں کرے گی. بالکل ایسا ہی کچھ سوچ کے یقین کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا گورنمنٹ نے جو اس قسم کا انہوں نے فیصلہ لیا ہے. لیکن بہرحال پبلک کافی ناراض ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ کیا بات ہوئی، ہماری عید تھی اور ہم عید پر جو ہے وہ پیسے ہی نہیں نکال سکے. ایسا تو گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن خیر گورنمنٹ تو اسی طرح کے کام کیا کرتی ہے ہمیشہ سے، تو اس پہ کیا کہے. لیکن ہمارے جی چیف جسٹس صاحب کا کہنا ہے اب ہم عید کے بعد ملیں گے، جو لوگ گرفتار ہیں ان کا خیال رکھیں. یہ نہ جانے کس کو کہہ رہے ہیں اور نہ جانے کس کو بتا رہے ہیں. یقیناً گورنمنٹ کو کہہ رہے ہوں گے یا پھر فوج کو کہہ رہے ہوں گے، جنہوں نے کافی لوگوں کو اریسٹ کر رکھا ہے. اور کہا یہی جا رہا ہے جی جنا ہاؤس اور جو جی ایچ کیو وغیرہ کے اٹیک میں جو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں ان کی عید جو ہے وہ جیل میں ہی گزر رہی ہے. مگر دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ وہ بار بار بتا رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے جی جنہوں نے یہ پلان کیا تھا، اور بہت منتھ سے کافی مہینے پرانی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت ٹائم سے پلان کیا جا رہا تھا، ان لوگوں کے اوپر
کب ہاتھ ڈالا جائے گا اور آخر وہ لوگ ان کی گرفت میں کب آئیں گے. لیکن وہ تو تب آئیں گے نا جب یہ ایسا کرنا چاہیں گے, کیونکہ بہت لوگوں کا یہ بھی دھیان ہے, بہت لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی یہ تو سب ملی بھگت تھی, مگر کیا تھا معلوم نہیں. خیر, ہم یہاں سے چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو. یہاں پر برسٹ مارا, پھر میرے پیر میں 2 جگہ پہ مارا. میں دیکھ رہا ہوں کہ دھواں نکل رہا ہے, لیکن اس گولی کی پیڑا کو چپ چاپ پڑا سہتا رہا. تب مجھے لگا یار اب نہیں بچوں گا, لیکن کہتے ہیں کہ جا کو راکھے سائیں مار سکے نہ کوئی. جب اس نے گولی چلائی تو یہاں پر پرس میں 5-5 روپے کے کچھ سکے بھی تھے. جب گولی جا کر کے سکوں پہ ٹکرائی تب میرے پاس ایک ہینڈ گریڈ تھا, میں نے اس کو پن نکالی اور اس کو اوپر. فرقان صاحب, یہ بات ہے تقریباً سن 2014 کی, جب یوگنڈا کے حالات بہت خراب تھے تو آفیسروں نے میرا ٹرانسفر یوگنڈا کر دیا. اور جیسے وہاں پہ پہنچا تو میرے اوپر پہلا جو حملہ ہوا یوگنڈا پہ, وہ دشمنوں نے راکٹ لانچر میرے سر پہ مارا. یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ نشان راکٹ لانچر کا ہے. تو ہلکی سی مجھے کھڑوچ آئی اور میں شکر الحمدللہ بچ گیا. یہ میری بیگم کی دعا تھی. اور اس کے بعد جی میرے اوپر حملے ہوتے رہے قریباً 1 سال کے اندر 5000 میرے اوپر حملے ہوئے. ایک مرتبہ اپنا ہیلی کاپٹر کی مدد سے دشمنوں نے میرے اوپر شیلنگ کروائی, اور شیلنگ کروا کے میرے اوپر پورا ایک میزائل ٹھوک دیا. تو اس وقت میری جو گن تھی اس کی میگزین بالکل ایک بھی اس میں نہیں تھی, اپنا پوری میگزین ختم تھی. تو میں نے جیب سے گلول نکالی اور ہیلی کاپٹر کا نشانہ لیا. نشانہ لے کے کھینچ کے ایسے ہی چھوڑا, ہیلی کاپٹر نیچے.